नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। आजकल हमारी जिंदगी का हर हिस्सा डिजिटल हो चुका है। बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, ऑफिस वर्क, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ी है वैसे वैसे साइबर खतरों ने भी पैर पसारे हैं। कभी अकाउंट हैक हो जाता है तो कभी पैसा चोरी हो जाता है तो कभी पहचान ही चोरी हो जाती है। इन खतरों से बचने का सबसे स्मार्ट तरीका है साइबर इंश्योरेंस। यहाँ 600 रुपए में 10 लाख रुपए तक की सुरक्षा, और वो भी लीगल हेल्प, डेटा रिकवरी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ। अगर आप डिजिटल यूजर हैं तो ये बीमा आपके लिए ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरत बन चुका है। इसीलिए आज हम आपके लिए खास शो लेकर आए हैं और आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं साइबर इंश्योरेंस के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पर्सनल साइबर इंश्योरेंस क्या होता है और ये क्यों आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे साइबर खतरे हैं जिनसे आपको ये इंश्योरेंस जो है वो सुरक्षा मुहैया कराता है। साथ ही साथ हम बात एक्सक्लूजन्स की भी करेंगे। देखिए, हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस बीमा में कवर नहीं होती हैं। इसके अलावा हम आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे कि अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो क्या उसकी प्रक्रिया है, कौन कौन से दस्तावेज यानी ये कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो कितना प्रीमियम चार्ज करती है और किस व्यक्ति के लिए ये इंश्योरेंस बिल्कुल सही है, कौन इसे ले सकता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए एक सही साइबर बीमा पॉलिसी जो है वो ले सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखते हैं कि जब मोबाइल से पैसे कट जाते हैं, सोशल मीडिया हैक हो जाता है या कोई आपकी पहचान चुरा लेता है तो क्या करना चाहिए। गाजियाबाद की अनु गुप्ता एक वर्किंग वुमन है और अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग ट्रांजैक्शन करती हैं। कुछ दिन पहले उनके मोबाइल पर एक OTP आया और कुछ ही मिनटों में उनके बैंक अकाउंट से 35,000 रुपए गायब हो गए। अनु ने तुरंत बैंक को कॉल किया, लेकिन ट्रांजैक्शन हो चुका था। सौभाग्य से उन्होंने कुछ महीने पहले 10 लाख रुपए की पर्सनल साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम केवल 750 रुपए था। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल किया, सारे डॉक्यूमेंट्स और स्क्रीनशॉट्स दिए और कुछ ही हफ्तों में पूरा क्लेम मिल गया। तो कहीं आप भी साइबर ठगी के शिकार ना हो जाए, कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए और आपकी डिजिटल दुनिया जो है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए हम ये खास शो लेकर आए हैं और एक खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं जो साइबर इंश्योरेंस की बारीकियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित गुप्ता, जो कि हेड ऑफ रिटेल है साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पल्लवी, थैंक्स अ लॉट। अंकित जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पर्सनल साइबर इंश्योरेंस जो है वो आज के डिजिटल जमाने में क्यों जरूरी हो गया है, कितनी बड़ी जरूरत ये सबके लिए बन चुका है। आज की डेट में पर्सनल साइबर इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। कुछ न्यूज के हिसाब से 2024 से लेकर अभी तक हर इंडिविजुअल 1 में से 3 लोगों के साथ इंटरनेट पर स्कैम हुआ है। ये स्कैम UPI, AI स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग, फॉर्जरी से रिलेटेड है। इन सारे स्कैम की वजह से सारे इंडिविजुअल्स शिकार बन जाते हैं स्कैम का। साइबर इंश्योरेंस आपको स्कैम से नहीं रोकता है, हाउएवर इट सिक्योर यू आफ्टर द स्कैम हैज हैपेंड विद यू। 500 रुपए से 1000 रुपए का एक साइबर इंश्योरेंस लेकर आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं और वो आपको पोस्ट इंसिडेंट से बचाता है, जैसे कि लीगल रिकवरी, बैड हार्म। इन सारी कॉस्ट मिलाकर एक स्कैम की अमाउंट को बहुत बड़ा बना देती है, जिससे साइबर इंश्योरेंस आपको कवर करता है। साइबर इंश्योरेंस लेने से हम अपने आप को गलत होने से तो नहीं रोक सकते, बट अपने साथ जो गलत हुआ है और उसको ठीक करने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो साइबर इंश्योरेंस जो है आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो बन चुका है। अंकित जी, ज़रा मैं भी ये भी समझना चाहूँगी, आजकल हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में यूथ जो है वो बहुत बड़े एक रिस्क पे भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया यूज़र वो यूथ ही है। तो सोशल मीडिया यूसेज से जुड़े साइबर रिस्क जो है वो कितने खतरनाक है?
आज की डेट में सोशल मीडिया अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। साइबर इंश्योरेंस के अंदर ये सोशल मीडिया एब्यूज बहुत तरीके से कवर किया जाता है, जैसे कि डीप फेक, हाईजैक, पब्लिक शेमिंग। ये सारे स्कैम ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बहुत बढ़ गए हैं। ये सारे डैमेजेस हमें हमारी रेपुटेशन खराब करता है, साथ में हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें हमें बहुत पीछे ले जाती हैं। इन सब को बचाने के लिए साइबर इंश्योरेंस हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें काउंसलिंग, हमें लीगल हेल्प और हमारी अकाउंट को ठीक करने में हमारी मदद करता है। इससे और सबसे ज़्यादा चीज़ हमारी साइकोलॉजिकल और मेंटल वेलबींग को हम ये साइबर इंश्योरेंस माध्यम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो साइबर इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि अंकित जी ने भी बताया, आजकल जो है वो आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी जो है वो थेफ्ट हो जाती है। आपके नाम पर जो है वो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग यूजर्स जो होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, वो आपके नाम से फेक अकाउंट्स बना लेते हैं। उसके ज़रिए जो है वो दूसरों से पैसे मांगने की भी कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया पे तो अगर आप हैं तो सबसे ज़्यादा आप साइबर रिस्क के कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो चोरी हो सकती है, आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो कॉपी हो जाता है। और जब से ये एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये सारे खतरे जो है वो और ज़्यादा मंडराने लग गए हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो सुरक्षित रहे, आप जो है वो बिना किसी टेंशन के जो है सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने लिए एक अच्छी साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी ले, ताकि अगर आपको किसी तरह का भी कोई रिस्क होता है, साइबर रिस्क होता है, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो कोई चोरी कर लेता है, उसके नाम से, आपके नाम से जो है कोई फेक प्रोफाइल बना लेता है, तो कम से कम आपकी मेंटल वेलबींग को ध्यान रखते हुए ना ये इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। लेकिन अंकित जी, मैं ये भी ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से साइबर खतरों को ये बीमा जो है वो कवर करता है? श्योर, ये थेफ्ट ऑफ फंड्स जैसे कि यूपीआई स्कैम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, नेट बैंकिंग फ्रॉड से कवर करता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, सोशल मीडिया हाईजैक जैसे कि इम्पर्सोनेशन, फेक अकाउंट्स, मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट उस पे आते हैं साइबर बुलिंग एंड डिफेमेशन, कोई हमें ट्रॉल करता है, हमारी रेपुटेशन डैमेज करता है। नेक्स्ट पार्ट इज रैंसमवेयर एंड मॉलवेयर, हमारा सिस्टम हाईजैक हो जाना, हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाना, अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसी को मिल जाए हमारे सिस्टम में। साथ ही साथ इसके अंदर लीगल एक्सपेंसेस जैसे एफआईआर फाइलिंग, लीगल कंसल्टेशन, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन में भी हमें मदद करता है। साथ ही हमें आईटी फॉरेंसिक, डेटा रिकवरी के लिए, ब्रीच एनालिसिस के लिए, इन सब इंटरवेंशंस के लिए हमें मदद मिलती है। और साथ में ही मेंटल वेलबींग एंड हेल्थ सपोर्ट के लिए हमें काउंसलिंग दी जाती है। ये सब इस पॉलिसी के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो है आपको फ़ायदे होते हैं जब आप साइबर इंश्योरेंस लेते हैं। देखिए, अंकित जी ने बताया आपको कि अगर रैंसमवेयर वगैरह जैसा खतरा जो है वो मंडरा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको पूरी तरह से जो है साइबर इंश्योरेंस लेने के बाद मदद मिलती है, चाहे वो एफआईआर कराने में हो, अगर आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो मदद चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। कई बार क्या होता है कि इस तरीके के फ्रॉड्स में सिर्फ यहाँ पर साइबर फ्रॉड की बात नहीं करूँगी, पैसों से जुड़े की बात नहीं करूँगी, कई बार ना आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है। जैसा कि डीप फेक का भी अभी अंकित जी ने जिक्र किया, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका फेस यूज करके जो है ऐसे वीडियोस, ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बना दिए जाते हैं, जिससे जो है एक व्यक्ति, और खास तौर पर जो है अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेंटल वेलबींग में भी जो है वो इस तरह के इंश्योरेंस जो है वो आपकी काफी मदद करते हैं। लेकिन अंकित जी, मैंने ना अभी हाल फिलहाल में हमने ये काफी मामले देखे भी हैं कि जो फ्रॉड्स होते हैं ना, वो फोन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपको सामने वाला जो है कॉल कर रहा है, आपका दोस्त है, आप जो है कॉल को उसको कॉल पे ले लीजिए। और जैसे ही हम कॉल पे लेते थे तो वो क्या होता था कि ओटीपी का जुड़ा हुआ एक कॉल होता था और उसमें सामने वाले व्यक्ति के पास ओटीपी चला जाता था। तो अगर ओटीपी फ्रॉड में गलती यूजर की होती है, हम जाने अनजाने में गलती से अगर किसी को अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं, तो ऐसे मामले में हमें क्लेम मिलता है साइबर इंश्योरेंस का या नहीं मिलता है? देखिए, इंश्योरेंस कुछ चाहता है कि बेसिक डिजिटल हाइजीन हमें रखना चाहिए। हमें अपने अकाउंट पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अपनी पब्लिक में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है।
अगर क्लियर नेग्लिजेंस या ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है तब कुछ सिनेरियोज में इंश्योरर्स क्लेम को डिनाई करते हैं। हाउएवर, अगर यूजर किसी भी सोफिस्टिकेटेड स्कैम के थ्रू स्कैमस्टर से फंस गया, मतलब उसका रिमोट एक्सेस ले लिया गया, उसका फोन का एक्सेस ले लिया गया, कुछ पॉलिसीज में ये चीजें भी कवर हो रही हैं। ऐसा कोई ब्लैंकेट गारंटी नहीं है कि आपको क्लेम मिलेगा या नहीं, बट इंश्योरर आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करते हैं, देखते हैं किसकी गलती है, और अगर डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो कस्टमर को क्लेम दिया जाता है। ठीक है, तो पूरी जो है वो एक बार जांच होती है, जिस तरीके से अभी अंकित जी ने बताया कि एक बार जो होती है कंपनी वो पूरा चेक करती है कि भाई क्या आखिरकार मामला था, और उसके बाद अगर आपने जो है अपने एंड पर अगर सोशल मीडिया में अपनी हाइजीन मेंटेन की हुई है, साइबर हाइजीन को आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी कि आपने बेसिक बातों का ख्याल रखा हुआ है, आपने ऐसा नहीं किया हुआ कि अपना पासवर्ड जो है वो अपने नाम के साथ जैसे 1 2 3 लगा के लोग बना देते हैं, तो इस तरीके के पासवर्ड एटलीस्ट मत बनाइए, सो दैट कि कोई भी इसे इजीली गेस ना कर पाए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे, आप साइबर हाइजीन जो है मेंटेन करके रखेंगे, तो कंपनी भी आपका जो है वो पूरा साथ देगी जब आप साइबर इंश्योरेंस लेते हैं। अच्छा अंकित जी, आप बात कर रहे थे कि मेंटल वेलबींग जो है उसका भी काफ़ी ख्याल जो है वो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में रखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का फ्रॉड हो गया है, और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे डीप फेक की, जिसमें आजकल फेस जो है वो काफ़ी यूज़ हो जाता है, और एआई आने के बाद तो इस तरह की वीडियोज़ की भरमार आ चुकी है कि किसी का भी फेस को यूज़ करके जो है ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बना लिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का खर्चा भी इसमें कवर हो जाता है? एकदम। आज की डेट में पर्सनल साइबर इंश्योरेंस के अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एकदम उसका कोर पार्ट बना दिया गया है, बिकॉज सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल वेलबींग पर ही असर पड़ता है। पैसे की रिकवरी तो फिर करी जा सकती है, पैसा तो फिर आया या जा सकता है, बट अगर एक बार आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो, मेंटल वेलबींग खराब हो जाए, आपको ट्रॉमा काउंसलिंग तक चीजें इंक्लूड कर दी हैं अब इंश्योरेंस ने डिफरेंट इंश्योरेंस के अंदर। तो अब पर्सनल साइबर इंश्योरेंस सिर्फ पैसा रिकवरी का एक मीडियम नहीं रह गया है, इट्स मोर ऑफ इमोशनल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग के लिए ये आपको मदद करता है। साथ में ही अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं तो उनको वापस से अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपना मेंटल वेलबींग, ताकि वो ऑफिस जा सके या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जा सके, काम कर सके अच्छे से, और अपने अच्छे से अपनी बिजनेस या जॉब पर ध्यान दे सके, इसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन एकदम इंक्लूड होते हैं पॉलिसी के अंदर, जो कि एक मेन कोर पार्ट है आज की डेट में साइबर इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, तो ये मेन कोर पार्ट है। अगर ट्रॉमा को कोई हो गया तो उससे जुड़ी हुई काउंसलिंग, आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो कई बार जो होता है आप ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे ठीक से काम नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको इस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके काम पे किसी तरह का इम्पैक्ट ना आए। तो साइबर इंश्योरेंस लेते हुए कंपनीज जो है आपको इस तरह की सुविधा मुहैया कराती हैं ताकि साइबर फ्रॉड हो तो उसके बाद आपके मेंटल वेलबींग पर जो है किसी तरह का असर ना पड़े, और आप जो है अपने डेली लाइफ में बहुत जल्द जो है वापस लौट पाए। खैर अंकित जी, मैं अपनी चर्चा को कुछ देर में आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है कुछ सवाल हमारे दर्शकों के आए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। फरीदाबाद से नीरज राणा का सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि क्या साइबर बीमा लेने के बाद कोई वेटिंग पीरियड भी होता है या तुरंत एक्टिव हो जाता है? नहीं, इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि एक बेसिक डिजिटल हाइजीन आपने बनाई रखी होनी चाहिए। आपके पासवर्ड, आपके सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत इजी ना हो, आपने अपनी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या अकाउंट के पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करे होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक हाइजीन जो है आप ज़रूर मेंटेन करके रखिए, और उसके बाद आप बिना किसी परेशानी के जो है साइबर इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छी बात है कि इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, तुरंत जो है ये प्लान एक्टिव हो जाते हैं। अगला सवाल इंदौर से हर्षिता जैन का है, ये कह रही कि बच्चों के लिए कोई खास साइबर प्लान होता है क्या जो उनके इंटरनेट यूसेज को देखते हुए बना हो? हाँ जी, आज की साइबर इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी कवर करे जाते हैं। इसके अंदर ये फैमिली प्लान के अंदर आता है जिसमें बच्चे भी कवर हो जाते हैं। आज की डेट में बच्चे सब मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, जैसे कि मोबाइल के अंदर यूपीआई कार्ड सेटिंग्स पहले से किया होता है, जिससे एक क्लिक से पैसा कट सकता है। तो इसके लिए फैमिली प्लान भी इसी के अंदर आता है, जिसके एवज में आप इसके अंदर कवर हो कर सकते हैं अपने बच्चे और अपनी पूरी फैमिली को।
ठीक है, तो आप जो है बच्चों को, फैमिली को पूरा कवर कर सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, सूरत से प्रदीप कश्यप का है। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस लिया है और किसी टेक्निकल वजह से मैं घटना को अगर रिपोर्ट नहीं कर पाया तो क्या क्लेम रिजेक्ट हो जाता है? अंकित जी, क्या समय सीमा कुछ तय होती है कि जैसे ही कोई फ्रॉड हो रहा है तो इतने घंटों के अंदर या इतने दिनों के अंदर जो है आपको रिपोर्ट करना ही करना है और उसके बाद ही जो है वो क्लेम एक्सेप्ट हो पाएगा? हाँ जी, इसके अंदर समय सीमा तय होती है। कुछ केसेस में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे 72 आवर्स तक का टाइम मिलता है कस्टमर को रिपोर्ट करने के लिए। देखिए, अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी से जल्दी हम रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारा केस इंश्योरेंस के अंदर लॉग हो जाएगा और उस पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। जितना जल्दी हम रिपोर्ट करेंगे उतना कंपनी के लिए भी बेटर है और इवन यूजर के लिए भी बेटर है, ताकि और उसके साथ कोई स्कैम ना हो पाए। ठीक है, तो अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो रहा है तो तुरंत उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, ज़्यादा इंतजार मत करें। 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है कंपनीज डिमांड करती हैं आपको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको भी अगर किसी तरह का क्लेम करना है तो उस प्रोसेस में आपको आसानी हो जाए। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो है वो अंकित जी से पूछना चाहते हैं या फिर आपके मन में इंश्योरेंस से जुड़े हुए किसी और पहलू से जुड़े हुए सवाल हैं, तो आप सीधा अपने सवाल जो हैं हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में जाना है और वहां पर आपको टाइप करना है INSU, जो कि इंश्योरेंस का शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद एक स्पेस देकर आपको अपना मैसेज जो है वो टाइप करना है, अपना सवाल पूछे और हमें भेज दीजिए 9354027995 पर। इसके अलावा आप फेसबुक एक्स के जरिए भी हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं और यूट्यूब में हमारे शो के नीचे जो लिंक के नीचे जो है कमेंट सेक्शन होता है वहां पर जाकर आप अपने सवाल टाइप कीजिए। हम यूट्यूब से भी आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे। अंकित जी के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में पहले मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है वो हमें ये बताने जा रहे हैं कि आजकल के दिनों में साइबर ठगी के 10 सबसे बड़े तरीके कौन से हैं। देखिए, ये तरीके जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तरीके नहीं जानेंगे, इनके बारे में नहीं समझेंगे तो अपने आप को कैसे इनसे बचा पाएंगे। तो अभिषेक आपको ये 10 तरीके बता रहे हैं। थैंक यू पल्लवी। देश में साइबर फ्रॉड करने वाले के जो तरीके हैं वो नए नए तरीके अपना रहे हैं, नए नए पैंतरे अपना रहे हैं और आपको एक तरह से उसमें लूट रहे हैं। लेकिन आपको उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बल्कि उनके पैंतरों को, उनके तरीकों को जो है वो आपको पहचानना है। ऐसे 10 तरीके हम लोग लेके आए हैं जो कि साइबर फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं वो अपनाते हैं और साइबर ठगी को एक तरह से अंजाम देते हैं। तो चलिए एक एक करके उनको हम लोग स्क्रीन पर लेके आते हैं और समझते हैं। तो ट्राई के अधिकारी बनकर सिम बंद करने की धमकी दी जाती है। इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कर्मचारी बनकर, फेक कर्मचारी बनकर आपको कॉल करेगा और कहेगा कि आपका जो सिम है वो एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, तो इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। फिर आपसे कहेगा कि अगर आपको ये सिम नहीं बंद करना है तो फिर आपको एक फ़ाइन या पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, पार्सल कस्टम में अटका होने की बात कहकर पैसे मांगे जाते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट का फेक अधिकारी यहाँ पर बनकर आपको फ़ोन करेगा और कहेगा कि आपका जो एक कोई पार्सल आया हुआ है जो कि इलीगल तरीके से उसमें सामान पाए गए हैं, हो सकता है कि ड्रग्स वगैरह का नाम लिया जाए या कुछ और XYZ तरीके के सामान इलीगल नाम लिए जाएं, और कहेंगे कि आप यहाँ पर आइए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फिर एक तरह से आप फ़ोन, मतलब आपको फ़ोन पे ही कहा जाता है कि आप पेनाल्टी इसकी पे करिए, जिससे कि ये केस रफा दफा कर दिया जाएगा। तीसरा जो तरीका जो अपनाते हैं वो डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। ये सबसे कॉमनली यूज्ड, हाल के दिनों में भी कई सारे केसेस ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जिसमें कि CBI या पुलिस का अधिकारी बनकर आपको पहले फ़ोन किया जाता है, उसके बाद आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि स्क्रीन के सामने ही आपको रोक दिया जाता है। फिर आप कहीं भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई जानकारी किसी से बात नहीं कर सकते। फिर आपको धीमे धीमे करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पूरी तरह से गिल्टी प्रूव करने की एक तरह से कोशिश की जाती है। उसके बाद आपको एंड में पैसे एक तरह से आपसे ठगे जाते हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कौन से तरीके हैं वो भी हम समझते हैं। तो रिश्तेदार की गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे मांगे जाते हैं। इसमें बोला जाता है कि एक तरह से कि आपका फैमिली मेम्बर जो है वो हमारी गिरफ्तारी में है, तो फिर आपको उसकी बेल आउट कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये भी एक तरीका साइबर फ्रॉड वाले जो हैं वो अपना रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वें तरीके की ओर देखते हैं हम लोग। तो उससे बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर ऐड दिखाना, एक दिन में 50,000 कमाइए। ये भी एक तरीका अपनाया गया है, जिसमें एक तरह से ये पॉन्जी स्कीम्स होती है। बोला जाता है कि आप एक दिन में ही 50,000 रुपये कमा सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में मतलब एक दिन में ही आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ऐसी स्कीम्स, ऐसी पैंतरे यहाँ पर बोले जाते हैं और एक तरह से आपको उसमें फंसाया जाता है।
बढ़ते हैं आगे। छठे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फेक ऑनलाइन जॉब्स की बात भी यहाँ पर कही जाती है, जिसमें एक तरह से आपको बोला जाता है कि गारंटीड जॉब जो होगी वो आपको मिलेगी, आप पैसे दीजिए और जॉब लीजिए। जॉब तो आपके लगेगी नहीं, लेकिन आपके पैसे यहाँ पर ज़रूर चले जाएंगे। उसके बाद सातवें तरीके की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लॉटरी जीतने का भी एक तरह से झांसा दिया जाता है, यानी कि आपको ईमेल या मैसेज के ज़रिए लॉटरी आपकी लग गई है, बोला जाएगा कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, इस लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत पैसे जो हैं वो आपके खाते में चले आएंगे। तो इस तरीके से भी आपको सावधान रहना है। 8वें तरीके की अगर बात करें तो गलती से आपको अकाउंट में पैसा आ गया है, वापस करिए। फ़ोन करके साइबर फ्रॉड आपको एक तरह से बोलेगा कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं, आपको मौका भी नहीं देगा कि आप एक बार चेक कर सकें कि वाकई में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, और आपको एक तरह से उसमें अपने जाल में फंसा के आपसे पैसे वो ऐंठ लेगा। 90 तरीके की बात करें तो केवाईसी एक्सपायरी हो जाती है, उसके लिए भी आपको बोला जाता है कि इसको आपको री केवाईसी करवानी पड़ेगी। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि बैंक वाले जो कर्मचारी होते हैं फेक कर्मचारी बनकर आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो केवाईसी है वो एक्सपायर कर गई है और आपको री केवाईसी करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, उसके बाद आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे। और लास्ट तरीके की अगर बात करें तो उसमें है फर्जी इनकम टैक्स रिफंड ईमेल भेजने का स्कैम किया जाता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिफंड की एक मेल आती है जिसमें बोला जाता है कि आपको इनकम टैक्स जो है उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसकी बैंक डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, आपको पर्सनल जानकारी देनी पड़ेंगी, तब जाके आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर आप हो सकता है कि उस जाल में फंस जाएं, अल्टीमेटली आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ये हैं कुछ 10 तरीके जो कि कॉमनली यूज हैं, जो कि हाल के साल 2 साल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपको इन तरीकों से बचने की बेहद ज़रूरत है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने वो 10 तरीके बता दिए जो आज का साइबर फ्रॉड्स जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आखिरकार ठगी जो है वो किस किस तरह से हो रही है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से जो है वो बचना है। तो इसलिए हमने आपको ये 10 तरीके बताए हैं ताकि आप भी सावधान हो सके। वापस अंकित जी के पास चलते हैं। अंकित जी, किसी भी तरह के साइबर ठगी का अगर हम शिकार हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो है क्लेम उसका ले, तो क्लेम प्रोसेस करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी होते हैं? इसके अंदर हमें पुलिस की एफआईआर, बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक से एक लेटर कि हमारे पैसे वापस नहीं मिल सकते, कुछ हमें अपने प्रूफ कि हमारे साथ ये हुआ है। मान लो अगर हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो उसकी रिसीट्स, पेमेंट रिसीट, हमने पैसा ट्रांसफ़र किया किस मीडियम से हुआ, वो सब हमें डिटेल्स देनी पड़ती हैं विद आर आइडेंटिटी प्रूफ्स, जिसके अंदर हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस को पास ऑन किए जाते हैं, वो इनके ऊपर पूरी कार्यवाही करते हैं और उसके बदले में हमें क्लेम प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो क्लेम प्रोसेस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा कि अंकित जी ने बताया ज़रूरी है। आपको आईडी प्रूफ देना होता है, एफआईआर की कॉपी जो है वो देनी होती है, बैंक का जो आपका बैलेंस शीट वगैरह है उसकी कॉपी जो है स्टेटमेंट आपको ज़रूर देनी होती है, ताकि आप ये दिखा सकें कि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा आपको बैंक से जो एक रिपोर्ट भी देनी होती है कि अब ये पैसा वापस नहीं आ सकता है। इसके अलावा अंकित जी, साइबर पॉलिसी अगर कोई व्यक्ति जो है लेना चाहता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली टर्म्स और कंडीशंस जो है वो कौन सी उसको स्पेशली जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, उसके अंदर तो सबसे बड़ा बेसिक कंडीशन तो बेसिक डिजिटल हाइजीन ही है कि उसे अपना कोई भी पासवर्ड, कोई भी सिंपल नहीं रखना है, अपनी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। यही सब मेन कंडीशंस हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी सब तो आपका पर्सनल साइबर इंश्योरेंस संभाल ही लेगी। ठीक है, तो पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत कीजिए, खास तौर पर अगर आप जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आजकल बच्चे जो है गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें भी चैट वगैरह के ऑप्शंस जो है आप डिसेबल करके रखिए। उसके अलावा अपने पासवर्ड्स को सिंपल बिल्कुल मत रखिए, और बच्चों के साथ तो इन पासवर्ड्स को बिल्कुल शेयर मत कीजिए, ताकि कल को ऐसा ना हो कि बच्चे आपके अकाउंट को जो है वो किसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हों, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गई या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पासवर्ड बनाने के दौरान जो है आप यूज़ करते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप साइबर फ्रॉड से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा अंकित जी, कौन कौन से ऐसे एक्सक्लूजन्स होते हैं जिन्हें जो है जानना ज़रूरी हो जाता है? जैसे कि आपने इंटरनेशनल किसी वेबसाइट पे पेमेंट किया हो, बिकॉज वहां पर ओटीपी नहीं लगता है जी। आपने
कुछ पॉलिसीज के अंदर अगर आपने अपना ओटीपी किसी को जानबूझकर शेयर कर दिया या अपना फोन के अंदर अपना यूजर पासवर्ड, बैंकिंग के यूजर पासवर्ड आपने किसी के साथ शेयर कर दिए, या आपसे मतलब आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं, ये एक बेसिक जनरल एक्सक्लूजन्स हैं जो इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं करी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपने जानबूझकर किसी तरह की गलती की है, जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अपने पासवर्ड्स वगैरह किसी के साथ मत शेयर कीजिए। अगर आप कर रहे हैं शेयर तो ये आपकी गलती माना जाएगा। अगर आप जानते बूझते समझते हुए अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो भी आपकी गलती माना जाएगा। इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे तो ऐसा होता है कि आपने अगर अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो एक बार सेव कर दी हैं तो उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें आपके पास किसी तरह का ओटीपी नहीं आता है और सीधा बस एक आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाता है या मैसेज आ जाता है कि आपके कार्ड से ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसलिए इंटरनेशनल वेबसाइट पे का अगर आप कभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वहां पर अपने कार्ड की डिटेल्स बिल्कुल शेयर मत कीजिए। अगर आपने अपने कार्ड की डिटेल जो है वहां पे किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए शेयर की हुई है तो आप जो है तुरंत ट्रांजैक्शन होने के बाद उसे वहां से जरूर हटा दे, डिलीट कर दे, ताकि आपके साथ जो है फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम हो जाए। खैर अंकित जी, इस बीच में हमारे कुछ और दर्शकों के भी सवाल जो हैं हमारे पास आ गए हैं तो उन सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। देहरादून से विक्रम देव का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैंने गलती से जो है एक लिंक पर क्लिक किया और मोबाइल से 15,000 रुपए जो है वो कट गए। मैंने ओटीपी नहीं डाला था, तो क्या बीमा जो है इसमें मदद करेगा? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप समय पे इसको रिपोर्ट कर देंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको आपका पैसा मिलने में पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, तो एफआईआर आपको टाइमली जो है वो करनी है, घटना को आपको समय से रिपोर्ट करना है, तभी जो है आप आराम से क्लेम कर पाएंगे। अगला सवाल पटना से सौरभ शुक्ला का है, ये कह रहे हैं कि अगर मेरी पहचान किसी ने चोरी करके लोन ले लिया है तो क्या साइबर इंश्योरेंस में ये कवर होता है? और अंकित जी, आजकल ये मामले काफी ज्यादा आम हो गए हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे को इम्पर्सनेट करके जो है वो ये लोन ले लेते हैं, तो क्या इस तरीके के मामलों में क्या होता है? हाँ जी, ये भी एकदम थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर कवर होते हैं, जिसके अंदर अगर आपके किसी ने इम्पर्सोनेट करके आपका लोन ले लिया और उस बैंक ने उसको दे भी दिया तो उस केस में साइबर इंश्योरेंस आपको उस लोन का पेमेंट करवाने में मदद करेगी। ठीक है, तो वो लोन का पेमेंट कराने में आपको मदद करेगी साइबर इंश्योरेंस, अगर आपका नाम लेकर जो है किसी ने आप एक फर्जी लोन जो है वो अप्लाई कर दिया और उसे वो पैसा मिल भी गया। अगला सवाल मुंबई से अदिति भंडारी का है, वो कह रही हैं कि मैंने ओटीपी शेयर कर दिया जिससे फ्रॉड हो गया, तो इस स्थिति में क्या बीमा क्लेम मिलेगा? देखिए, इस स्थिति में थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसकी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है, ये कैसे ओटीपी शेयर किया गया, बिकॉज जैसे पहले की बताया कि ओटीपी शेयर करना एक क्लियर नेग्लिजेंस में कवर किया होता है, जो कि एक एक्सक्लूजन है। बट फिर भी अगर हम एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, हम सारा केस बता सकते हैं, उस केस पे इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से फैसला लेगी जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए होंगे। ठीक है अदिति जी, तो ये जो है वो काफ़ी हद तक सिचुएशन पे निर्भर करेगा कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति थी जिसमें जो है आपने ओटीपी शेयर किया, तो वो आपको जिस भी कंपनी से आपने साइबर इंश्योरेंस लिया हुआ है वही आपको बेहतर बता पाएगी। खैर अंकित जी, आखिर में मैं आपसे एक दो चीज़ें और समझना चाहूँगी, हमारे साथ साइबर फ्रॉड ना हो इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो हम अपने एंड से कैसे जो है वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करें ताकि हम किसी तरह के फ्रॉड के शिकार ना हो? हाँ जी, पहली बात तो कोई भी हम किसी भी ऐसी वेबसाइट पे क्लिक ना करें जिसके बारे में हमने कभी सुना ना हो। कभी भी किसी वेबसाइट पे अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं पे हम कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं तो हम ये ज़रूर देखें कि वो HTTPS हो, मतलब एक सिक्योर वेबसाइट हो। हम किसकी वेबसाइट पे पैसे की पेमेंट का डिटेल्स डाल रहे हैं। हम कोई भी आज की डेट में हमें व्हाट्सएप आता है, कोई भी ईमेल आता है, उसके अंदर बहुत फेक लिंक होते हैं। हम किसी भी अनजान लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स के लिंक पर क्लिक ना करें। अगर कोई हमें बोलता है कि हम बहुत ही जल्दी आपको पैसा दिला देंगे, आपका पैसा 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसी भी लोगों से बचकर रहें, किसी की भी उस पर क्लिक ना करें लिंक के ऊपर। ऐसे ही कुछ फेक वेबसाइट्स बनी हुई है, कहीं पैसा डालने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने वो वेबसाइट पहले सुनी है। अगर नहीं सुनी है तो आप आज की डेट में गूगल, चैट जीपीटी
पे चेक कर सकते हैं क्या वो कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है। लोग आज की डेट में वेबसाइट में एक वर्ड चेंज करके भी वेबसाइट बना देते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी और सतर्क रहना चाहिए कि हम कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, कोई भी अनजान लोगों की बातों में ना आए। व्हाट्सएप पे इतना कुछ डीप फेक चल रहा है, एआई स्कैम चल रहा है, तो हम इन चीजों को जरूर देखें, समझें और अपना ख्याल करें कि कैसे हमें क्लिक करना है और कहाँ क्लिक नहीं करना है। ठीक है। और आजकल आपकी सुविधा के लिए ताकि आपके साथ साइबर फ्रॉड ना हो, इसके लिए जो है वो व्हाट्सएप ने भी क्या किया हुआ है कि जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं उनको ब्लू टिक दिया हुआ है। अगर आपके पास किसी बैंक से मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप के जरिए आ रहा है, तो उस पर आपको एक ब्लू टिक जो है वो नजर आ जाएगा। और ऐसा ही गूगल के साथ भी है। जब आप गूगल की वेबसाइट पर जाते हैं, जैसा कि अंकित जी ने बताया कि कई बार क्या होता है, बैंक के नाम में जो है वो एक हल्का सा शब्द का अंतर कर देंगे और उसके बाद जो है वो एक वेबसाइट जो है वो फ्रॉड बना दी जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है, क्योंकि बिल्कुल जो होगा एक एस का या एक ए का, बी का, सी का, इस तरीके का हल्का सा अंतर होगा जिसको आप एकदम नजरअंदाज भी कर सकते हैं, मतलब आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे ही आप गूगल के उस पे वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां पे लेफ्ट साइड पे एक आइकन बना होता है जिसमें 2 लाइंस बनी हुई हैं। जब आप उसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे ना, तो वहां पर आपको उसके बारे में तमाम जानकारी मिल जाएगी कि कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आपका ये इस तरीके का मैसेज लिखा आ रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर, तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक वेबसाइट है। और जैसे ही कनेक्शन इज सिक्योर को भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जो है लिखा आ जाएगा कि सर्टिफिकेट इज वैलिड, मतलब कि गूगल भी सर्टिफाई कर रहा है कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इन चीजों को जरूर आप क्रॉस चेक करें जब भी आप किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर पेमेंट करने के लिए। देखिए, बैंकिंग वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल जो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए, तो जब अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखिए। और आपको अंकित जी ने जैसे बताया, HTTPS को जो है वो आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा हुआ वेबसाइट के स्टार्टिंग में तो इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा अंकित जी, एक आखिरी सवाल बस मैं और समझना चाहूंगी। हम साइबर इंश्योरेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइबर इंश्योरेंस का कवर हमें मिलता है, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है या फिर विदेश में हुए फ्रॉड को भी ये कवर करता है? क्योंकि हमें से बहुत से लोग जो है आजकल बाहर घूमने भी जाते हैं और कई बार जो है इस तरीके के फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। और मैंने तो खैर खुद भी 1-2 लोगों को इस तरीके के फ्रॉड का शिकार होते हुए देखा है कि उबर के ऐप में जो है वो अपने कार्ड के डिटेल शेयर कर दिए, इंडिया वापस आ गए, लेकिन वहां पर जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके उस कार्ड के बेसिस पे। तो क्या विदेश में हुए फ्रॉड को भी ये कवर करता है? अगेन ये इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी के प्लान पर निर्भर करता है। काफी केसेस में ये कवर किया जाता है कि आपका अगर आपने बाहर रहकर अगर आपने अपना डेटा डाला और पैसे आपके कट रहे हैं, तो कुछ केसेस में वो कवर भी किया जाता है। तो इसके लिए ही जब पॉलिसी हम चुन रहे हैं तो हम जरूर समझें हमारी पॉलिसी में क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, क्या कवर किया जा रहा है, क्या नहीं कवर किया जा रहा है। इन चीजों को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पर हम एक अच्छा साइबर प्लान खरीद सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें जो है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप जो है बाहर बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं, चाहे अपने बिजनेस ट्रिप के लिए या फिर जो है आप घूमने के लिए भी जाते हैं, और अगर आप ऐसी कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो एक बार उसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, उसके टर्म एंड कंडीशंस चेक करिएगा कि क्या विदेशों में हुए फ्रॉड को वो इस तरह के फ्रॉड्स को वो कवर करती है आपकी इंश्योरेंस या नहीं करती है। अगर नहीं कर रही है तो उससे बेहतर होगा कि किसी और कंपनी का वो प्लान लीजिए जो इस तरीके के फ्रॉड्स को कवर करती हो, यही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से ये समझा दिया कि किस तरह से जो है हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रख सकते हैं, और साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने में आज के वक्त में साइबर इंश्योरेंस कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू वेरी मच सर। तो ऑनलाइन दुनिया जितनी एक्साइटिंग लगती है, जितनी सुविधाजनक लगती है ना, उतने ही अनदेखे खतरों से भरी भी हुई है। हर क्लिक, हर ट्रांजैक्शन, हर पोस्ट अब एक डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है, जिसे साइबर अपराधी आसानी से निशाना बना सकते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन आपके खाते से पैसे गायब हो गए, या फिर कोई आपकी पहचान चुरा ले, या फिर कोई आपके बच्चे को ऑनलाइन बुली करे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इन सब से निपटने के लिए अपने आप को बांध सकते हैं कि आप तैयार हैं? तो यही वजह है कि आज के दौर में साइबर इंश्योरेंस सिर्फ एक विकल्प नहीं है, एक जरूरत नहीं है, बल्कि
एक आपके लिए आज के वक्त में सुरक्षा कवच बन चुका है, जो न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान से बचाता है बल्कि आपको लीगल मदद भी दिलाता है, डेटा रिकवरी में मदद करता है और साथ ही साथ मेंटल सपोर्ट भी देता है। तो याद रखिए, बीमा हो तो ऐसा जो आपकी रियल और वर्चुअल दोनों जिंदगियों में आपकी रक्षा कर सके, ताकि आप डिजिटल दुनिया में निडर होकर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास पेशकश में बने रहने के लिए।